जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम बिहार एसएससी न्यू वैकेंसी का सेट प्रैक्टिस 3 को देखने वाले हैं। कितना सेट प्रैक्टिस 3 को देखने वाले हैं दोस्तों। यदि आपने हमारा सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उसे ज़रूर जाकर देखें। यह जो हमारा पैटर्न है, ये जो हमारा सेट है, ये 2022 पर आधारित है। न्यू पैटर्न 2022 पर आधारित है दोस्तों। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो पीडीएफ हो वो टोटल 150 नंबर का हो, एक फुल्ली सेट की तरह हो, तो हम उसका बता देंगे कि उसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए तब तक के लिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन सेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपको एग्ज़ाम की और जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसके संबंधित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे, आप खुद से एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्या इसका संबंध इससे नहीं है? तो चलिए देखते हैं इसका संबंध। जो सही वाला आंसर क्या हो जाएगा? निर्णायक प्राधिकार द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को अस्थिर किया जाता है। क्या निर्णायक प्राधिकार द्वारा समर्थन मूल्य को क्या किया जाता है? तो अस्थिर किया जाता है। यह भी सही है। और कौन सही है इसमें? न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ने से अनाज की अधिग्रहण मूल्य भी वृद्धि हो जाती है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रतिवर्ष घोषित किए जाते हैं, ना कि एक वर्ष घोषित कर दिए। एमएसपी हर साल क्या होता है? चेंज होते रहता है। यह प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है, यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिट्टी उन स्रोतों से निर्मित होती है, आपको बताना है कि वह कौन सी मिट्टी है। इसके बारे में दिया होगा कि ये मिट्टी उन स्रोतों से निर्मित होती है जहाँ तापमान तथा उच्च अधिक क्या है, जहाँ तापमान वर्षा अत्यधिक होती है या अत्यधिक वर्षा के परिणाम स्वरूप निक्षालन से निर्मित होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट तथा कैल्शियम का अभाव होता है, जबकि लौह ऑक्साइड तथा पोटास उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। अतः यह कृषि हेतु उपयोग नहीं है। यह कौन सी मिट्टी है? तो यह कौन सी मिट्टी बताना है जो कृषि हेतु उपयोग नहीं है? तो आपको हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। कौन सा? तो यह लेटेराइट मिट्टी है। आप इसे भी याद रखिएगा कि जो कृषि युक्त कौन सी मिट्टी नहीं है, तो वह लेटेराइट मिट्टी। क्या लेटेराइट मिट्टी? और इसी में दिया हो गया कि जो लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, आपको देख लीजिए कि इसमें क्या लॉ ऑक्साइड पाया जाता है और पोटास पाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन में ही 2 पॉइंट दिया गया है और 3 पॉइंट दिए हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि महान हिमालय श्रृंखला की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है। यह बताना है कि जो पूर्व से पश्चिम जो हिमालयन है और उत्तर से दक्षिण है, इसका जो लंबाई है कितना किलोमीटर है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम है वो कितना है, तो वह 25 किलोमीटर है। और जो क्या उत्तर से दक्षिण है वो 160 से 400 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय, सालाना उत्पाद की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं। तो हम किसकी गणना कर रहे होते हैं? तो वह फैक्ट्री की प्रवाह की। किसकी? तो फैक्ट्री की प्रवाह की हम गणना कर रहे होते हैं। चलिए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला। भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो कब किया गया था? तो केंद्रीय बैंक के मतलब आपको कह रहा है कि आरबीआई जो हमारा केंद्रीय बैंक है कौन सा है, वो हमारा आरबीआई है। क्या आरबीआई है। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1935 में किया गया था। कब? तो 1935 में किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो इसकी स्थापना तो 1935 में, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह 1949 में किया गया था। कब? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। क्या जो लोटिया है कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है, यह बताना है। तो यह कहाँ का है? यह आपको राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ? तो यह राजस्थान का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है। इनमें से कौन सा है जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है। तो कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा लाहौर। क्या? इसका लाहौर हो जाएगा। तो देखते हैं काठमांडू किसकी है। तो यह नेपाल का है। कहाँ?
तो यह आपको नेपाल का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपिताहो है जो किसका है, यह म्यांमार का है। किसका, तो यह म्यांमार का हो जाता है। थिम्पू किसका है, तो यह भूटान का हो जाता है। लेकिन लाहौर ना होकर कहाँ होगा, इलाहाबाद होगा। इलाहाबाद कहते हैं, सॉरी, इस्लामाबाद। क्या, इस्लामाबाद, क्या, इस्लामाबाद है जो कहाँ की राजधानी है, यह पाकिस्तान की राजधानी। कहाँ की, तो पाकिस्तान की राजधानी, पाक की राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म खरीफ फसल है, ये आपको बताना है। तो कौन सा युग्म है जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल, रबी फसल और एक नकदी फसल होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कपास और जो चावल है ये कैसा फसल है, तो यह खरीफ फसल हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खरीफ फसल जैसे रिलेटेड देख लेते हैं कि जो खरीफ फसल की जो है कि जो मौसम होती है वो कब से कब होती है, तो जुलाई से अक्टूबर होती है। क्या, जुलाई से अक्टूबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रबी फसल की पूछ दिया कि उसका मौसम कब होता है, तो अक्टूबर से मार्च होता है। क्या, जो रबी पूछ दिया आपको, रबी फसल की जो मौसम होता है कब से स्टार्ट होता है, तो वो कब से होता है, तो आपको होता है अक्टूबर, कितना, तो वह अक्टूबर से मार्च होता है। क्या, अक्टूबर से मार्च होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित महाजनपदों में के बारे में जानकारी मिलती है, वह किससे मिलती है। जो महाजनपद है वो किससे मिलती है, जो उसकी जानकारी, तो वह किससे मिलती है, आपको उससे मिलती है कि अंगुत्तर निकाय से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आपको अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। तो महाजन पदों की संख्या कितनी है, तो टोटल कितना है, टोटल 16 महाजन पद है। कितना, तो टोटल 16 महाजन पद है। तो देखते हैं तो बिहार में जो इससे रिलेटेड हो जाए कि बिहार में जो है वो कौन कौन से महाजन पद हैं। तो बिहार में टोटल कितने हैं, टोटल 3 महाजन पद है। कितना, तो टोटल 3 है। एगो अंग हो गया, मगध और लिच्छवी हो गया। क्या, एक अंग हो गया, एक मगध हो गया, एक लिच्छवी हो गया। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य औंधरा मगध से संबंधित है। औंधरा मगध है जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी किससे, यह ओडिसी से संबंधित। किससे, तो ओडिसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है, यह आपको बताना है। कि निम्न में से 4 को दिया गया ऑप्शन, इसमें से बताना है आपको कौन सा जो पर्व है जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बिद्दू हो जाएगा। क्या, बिद्दू हो जाएगा। चलिए देखते हैं तो संबंधित कौन सा है, तो गणपति महोत्सव जो महाराष्ट्र से संबंधित है, और मरबत और बदगैया है जो महाराष्ट्र से संबंधित है, और गुड़ी पड़वा है जो कहाँ से, तो यह महाराष्ट्र से संबंधित है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में अपोलो बंदरगाह का स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज बिलेट के द्वारा किया गया था। क्या, तो अपोलो बंदरगाह का स्मारक है जो किसके द्वारा निर्माण किया गया था, जॉर्ज बिलेट के द्वारा। यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, किसे, तो जॉर्ज बिलेट के द्वारा किया गया था। यह किसके उपलक्ष्य में किया गया था, तो यह आपको किया गया था किसके, तो किंग पंचम के आने के उपलक्ष्य में इसे किया गया था। किसे, तो किंग पंचम के आने के उपलक्ष्य में इसे किया गया था। तो वह आए कब थे, तो वो आए थे कब, तो 1900 में आए थे। वह कब, तो 1900 में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि व्हाई आई एम अ हिंदू एंड इन एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। क्या है, तो भाई आई एम हिंदू और एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा शशि थरूर। क्या, तो शशि थरूर होगा जो भाई आई एम हिंदू और एन इरा ऑफ डार्कनेस, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, पहला नंबर खाली स्थान द्वारा पारित किया गया है, कौन सा है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया है और किस में पारित किया गया, यह आपको बताना है। तो यह किसके द्वारा पारित किया गया है और कब पारित किया गया है, तो यह कब पारित किया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा कि यह जो सांसद द्वारा पारित किया गया है और यह 2005 में पारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन से पुस्तक मुगल शासन के समय में आर्थिक सामाजिक तथा कृषि दशाओं
का अर्थ अयार्थ विवरण प्रस्तुत करते थे, तो वह कौन से दशा थे? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या? आईन ए अकबरी था। क्या? आईन ए अकबरी था जो आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का विवरण प्रस्तुत करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है? यदि आप बिहार की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तो उत्तरी क्षेत्र है। क्या? उत्तरी क्षेत्र है जो बिहार के सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। ये कितना परसेंट? यह टोटल 76% क्या रहता है, प्रभावित रहता है उत्तरी क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता था? जो 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार जो होता था वह कौन सा कार्य नहीं करता था, ये आपको बताना है। तो वह कौन सा कार्य नहीं करता था? वह करता था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इनके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन नहीं किया जाता था। तो इसका आंसर ये ए वाला हो गया। चलिए तो देखते हैं कौन सा कार्य करता था, तो वो ये देख लेते हैं। निर्धन ग्रामवासियों के ऊपर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। चलिए ये भी सही है। और जमींदारों के खिलाफ जो विद्रोह होता था इसको भी दबा देता था वो। और आंतरिक व्यापार का अतिरिक्त साहूकारों को भी नियंत्रित करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि जो कौन सा है जो स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संघ सम्मेलन स्थापित करने की जो अधिकार है आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार है जो हमारे कौन से अनुच्छेद में दिए गए? तो अनुच्छेद 19 में। कितना? तो 19 में ही दिया गया है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें अपने क्या, आप यह भी बात याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है टोटल स्वतंत्रता, उसकी संख्या कितनी है? तो टोटल 6 स्वतंत्रता दिया गया। कितना? तो टोटल 6 स्वतंत्रता दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, यह किसका कथन है? क्या बोला गया कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो बी आर अम्बेडकर का। किसे? तो बी आर अम्बेडकर ने इन्हें कहा था। यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुमिलित है, यह आपको बताना है। तो कौन हो गया? कौन सा युग सुमिलित है, यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 2। तो जो खेड़ा सत्याग्रह है यह 1920 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, इसमें सुमेलित नहीं हुआ दिया जाए, इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ रहना चाहिए। क्या? नहीं दिया हुआ रहेगा तब यह आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, नहीं दिया हुआ रहेगा इसमें, इसमें नहीं छूट गया है। चलिए देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? तो ये आपको 1916-17 में हुआ था। अहमदा मिल कब हुआ था? यह 1918 में हुआ था। और रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो यह 1919 में आया था। लेकिन जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1918 में। कितना? तो यह 1918 में हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रदान की कुल संख्या के 15% पर निश्चित किया गया? यानी आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या है उसका 15% ही रहेगा। तो ये आपको बताना है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया? तो यह आपको किया गया 51वें संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कितना? तो 15% ही रहेगा मंत्री, यानी कि जो टोटल इसमें दिया गया कि जो टोटल संविधान सभा में जो संसद है, संसदों की जो संख्या होती है उसमें जो कितना परसेंट ही, 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 51वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक रिलेटेड इससे क्वेश्चन और आता है कि जो दल बदल की जो दिया गया है वो कौन से भाग में है? वो आपको 10 नंबर में है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। सत्य नहीं पूछा गया है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसके क्या होते हैं, इसके 5 पदेन सदस्य होते हैं, नहीं यह क्या गलत दिया हो गया। तो चलिए देखते हैं इसमें सत्य है क्या। जो इसकी स्थापना है वो कब किया गया था, तो 2015 में। तो कब, तो 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी, इसका स्मॉल डेट भी आप याद रखिएगा कितना, तो 1 जनवरी 2015 को इसका किया गया था। ये ना तो विधेयक और ना ही संवैधानिक परिषद है, क्या ये विधेयक और ना ही संविधानक परिषद है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद की भावना का विस्तार करना है, क्या इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो सहकारी संघवाद और भावनाओं को विस्तार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है इसका सत्य नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा। चलिए देखते जो सत्य है उसे देख लेते हैं। सिंधु घाटी से मिलने वाले मोहरे वाले की पहचान करती है, वहाँ से मोहरे मिलने वाली है, मिले थे जो कहाँ से, तो सिंधु घाटी से मोहरे मिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है, सिंधु घाटी में पाए जाने वाले सबसे लंबे अभिलेख कौन सा है, तो 26वें चिन्ह है, का 26वें चिन्ह है। और रिलेटेड देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग द्विधारी और दशमलव प्रणाली दोनों प्रकार की विधियों को जानते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा, तो ये द्विधारी और दशमलव प्रणाली प्रकार को भी जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि मैं गुजरात में सभी अग्रणी नेता और शेष भारत के प्रभावी नेता गिरफ्तार कर लिए जाए। यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश ही आंदोलन है उसे किस नेता की आवश्यकता नहीं होती है। यह किसने और किस आंदोलन में कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और किस आंदोलन में, तो दांडी मार्च में यह कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि तेऊर नहर स्थित है, तेऊर नहर है जो कहाँ स्थित है यह बताना है। तो कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा गंडक नदी पर, कहाँ, तो यह गंडक नदी पर हो जाएगा, आप इसे भी याद रखिएगा। इस तरह के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको लेंदी देखने को मिलेगा ही, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उस पर उस सबको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन कौन थे, जो नागार्जुन थे वह कौन थे यह आपको बताना है। तो यह कौन थे, यह आपको थे एक बौद्धिक दार्शनिक थे, क्या एक बौद्धिक दार्शनिक थे नागार्जुन। चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह किसके समकालीन थे, तो यह कनिष्क के समकालीन थे, क्या यह भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि नागार्जुन किसके समकालीन थे, यह कनिष्क के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने ही एक सापेक्षवाद का भी क्या किया था, कहा था, इन्होंने एक सापेक्षवाद को भी दिया था। और इन्हें भारत का, एक क्वेश्चन और जान लीजिए नागार्जुन के बारे में, इन्हें भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टीन कहा जाता है, क्या इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, वो कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था, तो कौन था, यह अकबर था जो अनपढ़ था। चलिए देखते हैं अकबर गद्दी पर कब बैठा था, तो अकबर जो गद्दी पर बैठा था यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह 1500 कितना, तो 56 में बैठा था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कितनी वर्ष की मात्र आयु में बैठा था, यह मात्र 13 वर्ष की आयु में, कितना, तो यह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही बैठ गया था गद्दी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ वर्ष पहले किसी एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। कौन सा देश है जो अपना राष्ट्रगान बदल दिया है, तो कौन सा बदल दिया, तो वह नेपाल के द्वारा, किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल के द्वारा बदला गया था। तो कब, तो इसको 2006 में बदला गया था, कब, तो 2006 में बदला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे। जो थॉमस रे जो थे वो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे, तो किस किले में मिले थे, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अजमेर के किले में मिले थे, कहाँ, तो वह अजमेर के किले में मिले थे। तो यह कब मिले थे, तो यह मिले थे 1615 में, कहाँ, तो 1615 में मिले थे। यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस तरीके से कि थॉमस रो जो थे मुगल सम्राट, वो किस मुगल सम्राट के दरबार में गए थे, वो किसके, तो वह जहांगीर के दरबार में गए थे। आप इस तरीके से भी इसे याद रखिएगा कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। जो यूरेनियम का जो विश्व में सर्वाधिक भंडार है वह कौन सा देश में है, तो वह आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कहाँ, तो वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, क्या यमुना से नहीं मिलती है, वह कौन सी नदी है, तो कौन सी नदी हो जाएगा,
तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सोन नदी। क्या सोन नदी है। तो चलिए देखते हैं अमना से मिलने वाली कौन है। तो बेतवा नदी हो गया, केन नदी हो गया और चंबल, ये सब क्या है। तो ये अमना यमुना का क्या है, ये सब सहायक नदी है। क्या अमना की ये सब सहायक नदी है, लेकिन सोन नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि आपने हमारा करंट अफेयर सीरीज को नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने 1000 टोटल करंट अफेयर्स करा दिया है और उससे रिलेटेड कम से कम 800 हम लोग ने जीके भी उसमें करा रखा है। उसका सोल्यूशन बहुत ही गजब तरीके का किया गया, तो उसे आप जरूर जाकर देखें, जिससे आपका करंट अफेयर्स और जीके भी बहुत मजबूत होगा। चलिए उसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप एक बार क्लिक करिए उसमें जाके, आपको सारा वीडियो एक ही जगह मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। जो गंडक सिंचाई परियोजना है वह किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। तो ये किसके हो जाएंगे, तो इसके हो जाएंगे ये उत्तर प्रदेश और बिहार के। किसके, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने भूमि मापन का व्यवस्था प्रारंभ किया था। जो भूमि मापन का जो व्यवस्था प्रारंभ किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह शेर शाह के द्वारा किसके गया था, तो वह शेर शाह के द्वारा किया गया था। तो जो इनके द्वारा जो किया गया था तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सिकंदर डांडी था। क्या, सिकंदरी डांडी था। आप इसे भी याद रखिएगा। क्या, सिकंदरी डांडी था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है केवल्या, जिसका अर्थ क्या है। जो कैवल्या है उसका अर्थ क्या है यह बताना है। तो इसका अर्थ आपको क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इच्छाओं पर विजय की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, केवल्या कहलाता है। क्या, केवल्या कहलाता है। इसका जो शाब्दिक इसको संक्षिप्त में आप जान लीजिए, यानी कि क्या होगा, ये कह रहा है आपको मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति हो गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, केवल्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना निम्न में से कौन सी है। देखिए बिहार से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन और आ गया, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये आपको कौन सी हो जाएगी, ये आपको हो जाएगी कोसी मेची नदी जोड़ी परियोजना। कौन सा, तो कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है वो कौन कौन से राज्य के बीच में है, यह यूपी और मध्य प्रदेश के। किसके, तो यह यूपी प्लस मध्य प्रदेश के बीच में है। तो कौन, तो केन बेतना नदी जोड़ो परियोजना, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। जो विरूपाक्ष की जो मंदिर है वह कहाँ अवस्थित है, यह आपको बताना है। तो यह कहाँ अवस्थित है, ये आपको हम्पी में हो जाएगा। कहाँ, तो हम्पी। तो हम्पी कहाँ पड़ता है, ये आपको कर्नाटक में पड़ता है। तो विरूपाक्ष की जो मंदिर है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो कौन सी नदी के किनारे है, यह तुंगभद्रा नदी के। कौन, तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कौन सा, तुंगभद्रा नदी के किनारे है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था। कौन था, तो चोल झील का जो निर्माण करवाया गया था वो किस शासक के द्वारा किया गया था। तो आपको किया गया था प्रथम, यानी कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और राजेंद्र प्रथम ने ही एक, आप इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो गंग क्या है, गंगो कोल्ड चोल के जो उपाधि लिए थे वो राजेंद्र प्रथम ने ही लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीरो डिफेक्ट्स व जीरो इफेक्ट्स किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा है। तो वह किससे जुड़ा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेक इन इंडिया के मिशन से यह जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है। जो एडमिरल कप है वह किससे संबंधित है, वो आपको नौकायान से संबंधित है। किसे, तो वह नौकायान से संबंधित है एडमिरल कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। वह कौन से राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। तो आपका कौन हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी। कौन, तो एन संजीव रेड्डी जो हो जाएंगे यह निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकता विहीन सिद्धांत के प्रति पादक अर्थशास्त्री कौन है। इस तरह का आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किसने दिया था। तो ये कौन दिए थे, ये आपको दिए थे क्या,
प्रोफेसर जे के मेहता के द्वारा, किसके तो प्रोफेसर जे के मेहता के द्वारा यह दिया गया था कि क्या, कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के दीप्तिमान अमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश मंडल क्या कहते हैं, क्या, तो उसे हम जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। और जो भारत की जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है यह इसी मंडल से प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। एक तो नर्मदा है अमरकंटक से निकलती ही है, लेकिन एक कौन सी नदी है जो अमरकंटक से और निकलती है, तो कौन सी नदी है, वो आपको हो जाएगा सोन नदी। कौन सा, तो सोन नदी हो जाएगा जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किस फ्रांसीसी की मदद की गई थी। जो ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों को मदद की थी, तो किसने किया था, तो यह किया था आपको टीपू सुल्तान ने। कब, तो इसे टीपू सुल्तान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था। आप इसे भी याद रखिएगा इस तरह से कि जो हरि प्रसाद का चौरसिया का जो संबंध है वो किससे, यह एक बांसुरी वादक है। तो जो इनका जन्म हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था, तो यह लोकनाथ इलाहाबाद में। कहाँ, तो लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह कथन किसका है। देखिए इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आ गया, ये भी इकोनॉमिक्स का। इस इकोनॉमिक्स से आप यह याद रख लीजिएगा कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और यह किसने दिया था यह पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि जेवीसी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा, तो माई कंट्री माई लाइफ है जो किसकी आत्मकथा है, तो किसकी हो जाएगी, यह लाल कृष्ण अडवाणी की, किसकी, यह लाल कृष्ण अडवाणी की एक पुस्तक है। एक पुस्तक आप यह और याद रख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा कहीं पे कि क्या है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। क्या है, आप पार्टीशन से याद रखिएगा, क्या, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के जो लेखक है वो कौन थे, तो वह राम मनोहर लोहिया थे। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। आपको बिहार में पूछा गया, ना कि पूरा भारत में पूछा गया। आपको बिहार में बताना है कि जो सबसे अधिक गन्ने का जो उत्पादन किया जाता है वो कौन सा जिले में किया जाता है, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा, वो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या, पश्चिमी चंपारण के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की अन्य भाषाओं के गजन, थंग, वादिया आदि जोहर जैसी शिष्टाचार की शब्दों का अर्थ क्या होता है, तो इसका क्या होता है, यह धन्यवाद करना है। क्या, धन्यवाद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय, क्या, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। जो हाजी पीर की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह किस वर्ष लड़ी गई थी, तो यह लड़ी गई थी 1965 में। कब, तो यह 1965 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा विज्ञान से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो आप जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्या है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब होते हैं वो कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, तो वह आपको किस तरह का जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो आपको आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण के द्वारा। चलिए देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो जो दूरबीन का जो आविष्कार किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था यह बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका गैलीलियो, क्या, गैलीलियो के द्वारा ही दूरबीन का आविष्कार किया गया था। चलिए इसे रिलेटेड देख लेते हैं। तो गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, तो गुटेनबर्ग के जो द्वारा जो किया गया था ये छापे खाना का, किसके, तो छापे खाना का आविष्कार किसने किया था, तो यह गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। तो एडिसन के द्वारा किया गया था, तो एडिसन के द्वारा बल्ब बनाया गया था। क्या, तो इनके द्वारा बल्ब बनाया गया था। क्या, तो बल्ब बनाया गया था एडिसन के द्वारा। और ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, तो ग्राहम बेल के द्वारा ग्रामोफोन बनाया गया था। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्क बिल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टेज है, जो आर्क बिल्डिंग होती है उसमें आवश्यक डीसी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, तो यह कितनी होनी चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जो 120 से लेकर कितना 575 वोल्टेज तक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप जान लीजिए कि जो डीसी की आवृत्ति होती है, जो डीसी वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, वह शून्य होती है। क्या वह शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। जो चुंबकीय ध्रुव होती है उस पर नमन कोण होता है जो कितना होता है, तो कितना डिग्री का होता है, वह 90 डिग्री का होता है। कितना, तो वह 90 डिग्री का होता है। तो नमन कोण कहते हैं किसे, इसे भी आप जान लीजिए। तो इसे कैसे कहते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के जो बीच बनने वाला कोण होता है। क्या, चुंबकीय दिशा और क्षैतिज क्षेत्र की जो दिशा होती है उससे जो बनने वाला कोण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। मेसर का उपयोग होता है, क्या, जो मेसर का जो उपयोग होता है वो किस में किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उपयोग किस में किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है आँख में। क्या, तो इसका जो क्या होता है, इसका आँख की बीमारी में मेसर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि कैंडेला मात्रक है, जो कैंडेला है वह किसकी मात्रक है। दोस्तों यदि आपने हमारे करंट अफेयर सीरीज को नहीं देखा है, उसमें हमने टोटल 1000 करंट अफेयर्स करा चुके हैं तथा उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जीके जीएस बन सकते हैं, टोटल 800 प्लस हमने उसमें जीके भी करा रखा है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें, जिससे आपका करंट अफेयर्स और जीके भी मजबूत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है तो कैंडेला का मात्रक क्या हो जाएगा। तो कैंडेला का जो आपको मात्रा हो जाएगा वो ज्योति तीव्रता हो जाएगा। क्या, तो इसका ज्योति तीव्रता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है तो ज्योति फ्लक्स है जो किसका मात्रक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, किसका मात्रक है, यह ल्यूमेन का मात्रक है। किसका, तो यह ल्यूमेन का मात्रक हो जाता है, ज्योति फ्लक्स हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे। क्या, अश्व यदि एकांक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही को गिरने की आशंका के कारण, मतलब वह कौन से बल के कारण या किसके कारण वह गिरने की आशंका हो जाती है। तो वह किसके कारण हो जाती है, तो विश्राम जड़त्व के कारण। किसे, तो वह विश्राम जड़त्व के कारण उसे गिरने की आशंका हो जाती है। जड़त्व के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूटन के जो प्रथम नियम है, क्या, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। क्या, तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा जो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है, यदि आप इसमें पलायन वेग मतलब ये होता है कि आप कितना किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे जो क्या पृथ्वी के बाहर चला जाएगा, तो वह कितना हो जाएगा, तो वह आपको हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि कोई भी वस्तु को यदि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से बाहर फेंकते हैं तो वो क्या, वो पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चंद्रमा से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो चंद्रमा का पलायन वेग है वो कितना है। तो चंद्रमा का भी आप लिख लीजिएगा कि 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। क्या, 2.83 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि जो पलायन वेग का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो यह 2GRE हो जाएगा। क्या, 2GRE हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है। ये आपको कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको 1-2 एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा अधिक। क्या, अधिक होता है। क्या, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रधनुष में रंग का जो क्रम होता है यह आपको बताना है कि वह कौन से क्रम का जो रंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा 4। क्या, तो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहता है, बैगनी रहता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वीवी गियोर कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। क्या, वीवी गियोर होता है। लिख लीजिए आप कहीं पे कि VIBGYOR होता है। क्या, वीवी गियोर होता है। अब इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। जिनका अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उनको हम विद्युत रोधी कहते हैं। क्या, उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। और जिसमें कम होता है उसे क्या कहते हैं, कम वाले को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या, कम वाले को हम चालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई चुंबक किस पदार्थ से बना होता है। जो अस्थाई चुंबक होता है वो किस पदार्थ से बना हुआ होता है, ये आपको बताना है। तो इसका किसके से बना होता है, ये इस्पात से बना होता है। किससे, तो यह इस्पात से बना होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मेरा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा क्या सौर सौर सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? सूर्य में जो ऊर्जा बन रही है वह किस विधि के द्वारा बन रही है, यह बताना है। तो वह नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उसमें ऊर्जा बन रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया है, जो हाइड्रोजन बम जो है वह विकसित किया गया, वह किसके द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हम आपको रेगुलर इस तरह का सेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्या था कि हाइड्रोजन बम का विकास विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह आपको किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का जो निर्माण किया गया था। और एक क्वेश्चन और आता है कि जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है वो कौन से बम बनाए थे? यह परमाणु बम। कौन सा? तो यह परमाणु बम बनाए थे। क्या? तो ये इनके द्वारा परमाणु बम बनाया गया था। और न्यूट्रॉन बम जो बनाया गया था वह किनके द्वारा बनाया गया? तो यह सैमुअल कोहेन के द्वारा। जो न्यूट्रॉन बम होता है वह किनके द्वारा बनाया गया था? तो यह सैमुअल कोहेन के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या होगा? यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होगा तो उसका वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, यह याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध किस प्रकार का मिश्रण है? जो दूध होता है वो किस प्रकार के मिश्रण में आता है? तो कौन से मिश्रण में आता है? ये आपको पायस के, किसके? तो पायस के मिश्रण में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं? कौन सा? तो चक्रण क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वह कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? वो आपको 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ पूछ देगा कि क्वांटम की संख्या कितनी होती है, तो क्वांटम की संख्या 4 होती है। कितना? तो 4। लेकिन चक्रण क्वांटम पूछ दे तो उसके आंसर का 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं? जो हाइड्रोजन बंधन होते हैं वो पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? तो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या? 4, यानी कि उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी हाइड्रोजन बंधन इसमें पाए जाते हैं। तो किस में? तो डीएनए में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं और प्रोटीन में हाइड्रोजन बंधन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल्य रसायन माना जाता है? तो वह कौन सा तेजाब को जो मूल्य रसायन माना जाता है उसका सूत्र बताना है। तो क्या हो जाएगा? H2SO4। क्या? H2SO4 हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इसका हम क्या कहते हैं? ये तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक इसे भी आप याद रखिएगा कि HNO जो 3 है इसे क्या कहते हैं? इसे हम सोरा अम्ल कहते हैं। क्या? तो इसे हम सोरे अम्ल कहते हैं। सोरे अम्ल कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? जो सबसे कम आयन विभव वाला है वह तत्व कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि सीजीएम है। कौन सा? तो सीजीएम है। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? जो चिली साल्टपीटर है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका सोडियम नाइट्रेट हो गया। क्या? उसका सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो इसका आप सूत्र याद रख लीजिएगा कि NaNO3 होता है। क्या? तो NaNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होता है। जो हीरे की जो बिक्री की जो कैरेट में हम नापते हैं वो कितना में नापते हैं, यानी 1 कैरेट बराबर आपको बताना है कितना होता है हीरे में। तो आपको 200 ग्राम के बराबर। किसके? तो 200 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह में होते हैं, एमबी जो रक्त समूह में होते हैं वह क्या होते हैं? दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपके एग्ज़ाम को बेहतर बना सकता है। तो आप हमसे जुड़ जाइए, हम आपको रेगुलर सेट प्रोवाइड इस तरह का कराते रहेंगे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना ना भूलें। तो इसका आंसर क्या हो जाए? AB जो रक्त समूह होता है वो किससे होता है? तो ये भी जो रक्त समूह में क्या पाया जाता है? तो वह आपको जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि
एंटीबॉडी इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्या? तो एंटीबॉडी नहीं पाए। और ये भी रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्वाग्राही समूह इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? जो विकास के लिए आवश्यक नहीं है पौधे के लिए, वो कौन सा तत्व हो जाएगा? तो सोडियम हो जाएगा। क्या? इसका सोडियम हो जाएगा। तो अब आवश्यक तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा। ये सब क्या है? ये पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वह कितना होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा कि यानी कि शरीर के जो कुल वजन का मात्र 2% होता है। कितना? तो मात्र 2% शरीर के कुल वजन का होता है। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बनता है कि जो रक्त का जो होता है, जो हमारे टोटल शरीर का वजन, रक्त के जो वजन के अनुसार कितना परसेंट होता है? यह केवल 7% होता है। क्या? तो वह केवल 7% होता है। आप इसे भी याद रखिएगा। और मानव मस्तिष्क कितना हो गया? यह 2% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरा टोटल क्वेश्चन कितना है? आज हमने टोटल 75 क्वेश्चन का सेट पूरा कर लिया। यदि दोस्तों चाहते हैं कि आपको टोटल कितना, तो 150 नंबर का फुल सेट आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको 150 नंबर का सेट जरूर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो को। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।